नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में आईबीएम के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर संजय उप्रेती है। आपने क्वांटम के क्षेत्र में बहुत सा काम किया हुआ है। विज्ञान की जो छोटी छोटी बातें हैं, जिसको जब एक सामान्य शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चों को जटिल प्रतीत होती है, और जब कोई साइंटिस्ट इन बातों को कहता है तो वो बड़ी रोचक सी प्रतीत होती है। डॉक्टर संजय से समझ हमने लिया है और कोशिश की है कि भाई हम कुछ साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करें। तो धन्यवाद डॉक्टर संजय। धन्यवाद। तो थोड़ी सी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो साइंस में जो बच्चे हमारे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, उनको हम फोर्स को कैसे समझाएं? ठीक है। फोर्स जिसको बल भी बोलते हैं जी। तो फोर्स एक मैकेनिक्स में, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, जिसमें सब ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, किसी की गति के बारे में हम पता लगाते हैं, तो उसमें फोर्स वो चीज है कि जो आपको महसूस होती है। कोई भी चीज आपको महसूस हो रही है तो कोई फोर्स लग रहा है। जैसे आप आंख बंद करके खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर हवा नहीं चल रही तो आपको पता है, और चल रही तो आपको पता चल जाता है। अब आप सोचेंगे कि आपको हवा पता कैसे चली। वो जो है वायुमंडल के अणु है, वो आपके शरीर में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, जब भी कोई चीज, किसी भी चीज का अनुभव होता है, चाहे हमको हो रहा हो, चाहे किसी दूसरे पदार्थ को हो रहा हो, चाहे किसी पत्थर को हो रहा हो, किसी गाड़ी को हो रहा हो, तो वो फोर्स के कारण ही होता है। फोर्स वो चीज है जो आपको अनुभव हो रही होती है। ये तो जनरल बात हो गई फोर्स की। अब फोर्स का पता आपको वैसे भी लग सकता है। एक आइंस्टाइन ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया था। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आपकी गति 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड भी है ब्रह्मांड में, मान लो ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, केवल आपकी गति है 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और आपके बगल में दूसरा आदमी चल रहा है, उसकी गति भी 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आपके हिसाब से वो दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप में एक्सेलरेशन है, गति तो होगी वेलोसिटी, ठीक है, अगर आप में एक्सेलरेशन है तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको आंख बंद करके पता चल जाएगा कि मेरे में कहीं फोर्स लग रहा है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है कि जो आपको हमेशा कहना चाहिए महसूस कराती है किसी भी चीज की उपस्थिति का। ये तो जनरल डेफिनेशन है फोर्स की, जो उसका गूढ़ डेफिनेशन है। अब उसको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं मैथमेटिक्स में, मैकेनिक्स में। जैसे हमने कहा कि भाई यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, हमने उस पर फोर्स लगाया, तो देखा जाए तो पत्थर को वो महसूस होगा, हमारी प्रेजेंस महसूस होगी, तभी जब हम उसको फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा, चाहे थोड़ा ही लगाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी, थोड़ी देर में पत्थर मतलब आगे को जाने लगेगा। अगर छोटा सा पत्थर है, आप में इतना फोर्स है। तो फोर्स में क्या है कि दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी मात्रा, कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, वो तो उसका नॉर्मल, उसकी जिसको कहते हैं फोर्स, इतने न्यूटन का फोर्स है। लेकिन दूसरा होता है कि किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। अब दिशा का क्यों फर्क पड़ता है? दिशा का फर्क ऐसे पड़ता है कि मान लो यहां पर एक पत्थर है, और आप किसी ने इधर से उस पर फोर्स लगाया और किसी ने इधर से फोर्स लगाया, तो पत्थर तो वहीं का वहीं रहा, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा दें। अगर दिशा का उसमें कोई महत्व तो नहीं होता, तो उसमें तो दुगना फोर्स लग रहा है। देखा जाए तो 10 न्यूटन का इधर से, 10 न्यूटन का उधर से, आप कहेंगे इसमें तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसको तो दौड़ना चाहिए पत्थर को, लेकिन वो तो खड़ा है वहीं पर। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स की दिशा भी होती है। इस दिशा में फोर्स लग रहा है और इस दिशा में फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर दिशा नहीं होगी तो कैंसिल नहीं हो पाएंगी चीजें। जैसे 2 रुपये प्लस 2 रुपये 4 रुपये होते, रुपये की दिशा नहीं होती। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे 2 रुपये यहां पर रखें, 2 रुपये यहां रखें, सब मिला के 4 रुपये होंगे। लेकिन 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में और 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में मिलाकर के 0 न्यूटन फोर्स होगा। तो ये है फोर्स की, इसको कहते हैं फोर्स एक वेक्टर है, जिसकी एक दिशा भी है और उसकी मात्रा भी है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
तो थोड़ी सी आप वेक्टर को भी समझाइए तो वेक्टर हाँ। स्केलर में कैसे हाँ, तो वेक्टर स्केलर में कैसे है, तो हमको आप सोचने की बात है कि ऐसी कौन सी और चीजें हैं जो वेक्टर और अच्छा स्केलर क्या होता है। स्केलर वो चीज जिसकी कोई दिशा, ऐसा जैसे मैंने रुपया कहा, मात्रा होती है उसकी, बस हो गया, वो स्केलर हो गया। नंबर है, किसी की हाइट है। अब आपने किसी कहा कि ये हम भाई बच्चे आप कितने बड़े हो, हमने कहा भाई हम 5 फुट के हैं। 5 फुट के हैं, इस दिशा में हो या उस दिशा में, इस थोड़ी कोई कहते हैं 5 फुट के ही है, जैसी भी दिशा में वो होंगे तो 5 फुट के ही, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। वैसे ही आपकी जो कहना चाहिए गति में देखिए, दो तरह की चीजें, एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड। साइंस में ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हम लोग एक तरह से यूज करते हैं, अरे भाई इसकी स्पीड इतनी हो रही है, एक्चुअली वो उसकी वेलोसिटी उतनी होती, क्योंकि स्पीड तो खाली मात्रा है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं कहते हैं, ठीक हो गया, लेकिन किस दिशा में चल रहे हैं ये तो आपको नहीं बताया। उसमें दिशा की भी जरूरी है, क्योंकि अगर गलत दिशा में जाए तो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचेंगे आप, तो आपको उसमें वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी। जैसे एक साधारण सा एक एक्सपेरिमेंट आप करें। आप जा रहे हैं कहीं पर, आप यहां से वहां गए, वहां से इधर गए, फिर इधर को आए और फिर वापस आ गए। इस टेबल में मान ले कि यहां से उधर तक गए, चारों तरफ से वापस यहां पर आ गए। आप जहां गए वहीं रह गए। आप कहेंगे मैं तो बहुत जगह बहुत लंबी दूरी तय कर दी, लेकिन वहीं के वहीं बैठे हुए, ऐसा क्यों? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक होती है खाली डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आपकी भी पूरी जो नाप करके जितनी भी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हुआ, जी, क्योंकि आप वहां के वहीं खड़े हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वैसे ही फोर्स का भी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपकी हाइट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेंथ किसी की वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो कुछ कुछ जो चीजें होती है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो द्रव्यमान है किसी चीज का। एक दूसरा एग्जांपल, द्रव्यमान, किसी पत्थर का द्रव्यमान है या हमारा द्रव्यमान है। द्रव्यमान एक अलग चीज है और भार अलग चीज है, थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए। द्रव्यमान जैसे हमने कहा कि कोई मान लो कि 1 किलो का पत्थर है, तो 1 किलो का पत्थर तो चलो उसकी जो मात्रा है वो 1 किलो की है। हम ये नहीं कहते कि 1 किलो का पत्थर इस दिशा में है या उस दिशा में है, लेकिन उस पे 1 किलो के पत्थर पे अगर जमीन में रखते हैं तो वो इधर को फोर्स लगा रहा है नीचे को, तो वो हो गया 1 किलो गुणा 9.8, जो कि गुरुत्वाकर्षण है। तो 9.8 न्यूटन का उसमें फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे को है, उसको हम वेट बोलेंगे। तो वेट और द्रव्यमान में भी अंतर है। तो हर चीज के दो अलग अलग पहलू हैं, जैसे मैंने फोर्स का बताया, डिस्टेंस का बताया, तो ये एग्जांपल है। तो एक स्केलर हो गया जिसकी की कोई दिशा नहीं है, उसकी कोई केवल मात्रा गिनी जाती है, और एक हो गया आपका वेक्टर जिसकी दिशा भी गिनी जाती है, और दिशा के हिसाब से आप उसको ऐड करते हैं। जैसे ये इस दिशा में है, इसको ऐसे ऐड किया, फिर इस दिशा में इसको यहां से यहां लाए, फिर इस दिशा में यहां से यहां लाए, फिर इस दिशा में वहां से लाए, आपको पता चला कि वापस आके 0 वेक्टर हो गया। पर अगर डिस्टेंस अगर आप देखें तो आपने काफी लंबी डिस्टेंस तय कर ली। जी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण भी है और दिशा भी है। हाँ। वर्क को स्केलर क्यों कहते हैं? पहले तो बात है वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क हम बेसिकली एनर्जी से रिलेट करते हैं हमेशा। हम कहते हैं हमने कोई वर्क किया, कोई काम किया है, तो उसमें कोई एनर्जी खर्च हो रही है, तो वर्क बेसिकली डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी एक तरह का कहना चाहिए रिजर्व है आपके पास, वो ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। जब आप कहते हैं हमने किसी पे वर्क किया किसी ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब कि हमने एनर्जी ट्रांसफर करी यहां से वहां। हमारे पास कुछ एनर्जी थी, हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई, तो वो हुआ वर्क। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी एक तरह का स्टोरेज है, एक तरह का बैंक अकाउंट है हमारे पास, उसके कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इधर को है या उधर को है। इसलिए जो वर्क है, भले ही वो दो वेक्टर चीजों से बना हुआ है, लेकिन जब वो क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसमें, तो इसलिए उसको स्केलर माना जाता है, क्योंकि वो जो ओरिजिनल चीज थी एनर्जी थी। एनर्जी स्केलर है तो वर्क भी स्केलर होगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अब कैसे ट्रांसफर हो रही है उसकी कैलकुलेशन आप वेक्टर के थ्रू करते हैं, लेकिन जो नेट प्रोडक्ट आएगा आपका वो हमेशा स्केलर ही होगा, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती। जरा सा ये टेंशन और कंप्रेशन में भी। हाँ, टेंशन और कंप्रेशन में क्या है, तो कंप्रेशन तो टेंशन कंप्रेशन दो बिल्कुल अलग अलग दिशा में चलते हैं। कंप्रेशन क्या है कि सिंपल सा एग्जांपल है, आप
कोई बर्तन लिया, उसमें आपने मान लो कि पिस्टन लगा दिया ऊपर से और उसको आप नीचे दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? नीचे अगर मान लो इसमें गैस है, हवाई भरी रहती है मान लो, और उसको आप दबा रहे हैं, पिस्टन जैसा है। पिस्टन में जब आप दबाते हैं, जैसे आप पिचकारी है किसी में पिस्टन दबाते हैं, तो क्या होता है? उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। तो वो आपका है वो कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है किसी चीज को और दबाना, उसके अंदर प्रेशर बढ़ाना। अगर प्रेशर नहीं बढ़ा फिर कंप्रेशन नहीं है। मान लो कि वो दूसरी साइड से खुला हुआ है, इधर से तुम अगर बनाओगे, उधर से तो खुला हुआ, हवा उधर को निकल जाएगी, फिर कंप्रेशन नहीं कहलाता। कंप्रेशन होता है जब आप किसी चीज को का वॉल्यूम आप कम कर रहे हैं, एक तरह से उसका आपने वॉल्यूम कम कर दिया। अब नॉर्मली गैस में अगर आप देखते हैं कि अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए हम बहुत मतलब ज्यादा देर तक नहीं उसको दबा सकते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अब आपके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको पूरा अंदर तक कर सके। इसीलिए पिचकारी भी अगर आप लें, उसका अगर आगे का मुंह बंद कर दें, तो आप इधर से कितना ही आप उसको मतलब प्रेशर डालते रहिए, आप इधर फोर्स डालिए, लेकिन वो एक स्थिति आएगी उसके ज्यादा अंदर घुसेगा ही नहीं। वो उतना वो मैक्सिमम कंप्रेशन उसका हो गया, बस इससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो सकता। तो कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, उसका वॉल्यूम कम करना। अब टेंशन क्या है? टेंशन उसका बिल्कुल उल्टा है। टेंशन कब होता है? जब को आप चीज को खींच रहे हो। जैसे हमने पहले स्ट्रेस के बारे में बात करी, बिल्कुल समझ लो स्ट्रेस ही जैसा है। थोड़ा सा अंतर टेंशन और स्ट्रेस में ये है कि जब टेंशन होता है तो टेंशन में जो तार है उसमें हम तो नॉर्मली फोर्स लगाते हैं इस कोने में, हमने यहां से कोई चीज पकड़ी और यहां से फोर्स लगाया, तो आप कहेंगे फोर्स तो यहां पर लगा। लेकिन टेंशन क्या है कि वो तार में सब जगह बराबर रहेगा। यहां पर जो सबसे ऊपर जो होंगे वहां पर भी जो दो अणु परमाणु है वो भी, उनके बीच में वही टेंशन है। ऊपर वाला ऊपर को खींच रहा है, नीचे वाला नीचे को खींच रहा है उस तार को। उसके जो नीचे वाला है उसके नीचे वाला इसको नीचे खींच रहा है, उसके ऊपर वाला ऊपर को खींच रहा है। आप किसी भी पॉइंट में तार में देखेंगे तो आपको वहां दो तरह के फोर्स लगेंगे कि एक फोर्स इधर को जा रहा है, एक फोर्स उधर को जा रहा है। तो ये जो फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है उसके अंदर, वो आपका हुआ टेंशन। वो टेंशन जो है पूरे वायर में एक जैसा रहेगा सब जगह, तो वो भी एक फोर्स ही है। टेंशन भी फोर्स है, बस अंतर यह है कि टेंशन का एरिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे स्ट्रेस और टेंशन में भी इतना ही, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रेस और टेंशन, स्ट्रेस भी एक जैसा लग रहा है, टेंशन भी वैसे ही लग रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि स्ट्रेस जो है एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन टेंशन जो है एरिया से कोई संबंध नहीं रखता। टेंशन तो ये आपने फोर्स लगाया तो उस वायर में टेंशन उतना आ गया, उतने ही फोर्स का टेंशन आएगा, ठीक है। वो टेंशन उसको जो मतलब तोड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पर वो हर पॉइंट पे उतना ही आपको फोर्स लगेगा। उसके अंदर अगर आप मान लीजिए कि ऐसी आपके पास कोई माइक्रोस्कोप है जो आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो अणु परमाणु है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही है एग्जैक्टली जो नीचे लग रहा है, जिससे आप उसको खींच रहे हैं। तो इसीलिए जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि टेंशन जो है पूरे वायर में एक जैसा रहता है। तो टेंशन का मतलब होता है कि जो अणु परमाणु है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स लगने के कारण, तो ये फोर्स जो है उस टेंशन का कारण है। अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो वहां भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए कभी किसी भी चीज को हम खींचते हैं तो एकदम से जो है पूरे वायर में जो है हर अणु परमाणु जो है उसको समझ जाता है एकदम से, तो सब जगह बराबर वो फोर्स लगने लग जाता है। तो वो हमारा टेंशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने समय दिया। तो थोड़ी सी कुछ बातें फिर बाद में एक नेक्स्ट उसमें कुछ और भी करें ताकि हमारे बच्चे उससे लाभान्वित। बिल्कुल, धन्यवाद।